हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन के बारे में। अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, केमिकल्स के बारे में। अब हम इनऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रथम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास कौन से थे? ठीक है, तो तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक अभ्यास कौन से थे? ठीक है, प्रयास कौन से थे? तो हमने देखा कि डोबिनाइरर का त्रिक नियम सबसे पहले कब आया था? तो सबसे पहले डोबिनाइरर का त्रिक नियम आया था। उसके बाद में न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आया था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने दिया था आवर्ती वर्गीकरण का प्रयोग? सबसे पहले किसने किया था? तो डोबिनाइरर ने। उसके बाद में न्यूलैंड्स आया। उसके बाद में लोथर मेयर का परमाणु भार, परमाणु आयतन व वक्र सिद्धांत आया। लोथर मेयर का क्या आया? परमाणु भार, परमाणु आयतन तथा वक्र सिद्धांत आया लोथर मेयर का। उसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी आया। उसके बाद में मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी आया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि डोबिनाइरर के त्रिक नियम का सिद्धांत कैसा है? जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों से लगभग औसत होता है। इसे डोबिनाइरर का त्रिक नियम कहा जाता है। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम्स। तो लिथियम और सोडियम पोटेशियम्स के परमाणु भार का योग का अनुपात सोडियम के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए प्रथम जो होता है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम्स। प्रथम जो होता है ना उनका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। दूसरा कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद में सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम है। ठीक है, तो चार है आपके। उदाहरण के लिए डोबिनाइरर के त्रिक नियम में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम्स। ठीक है, उसके बाद में कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तीसरा क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चौथा है सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम है। सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। ठीक है, डोबिनाइरर के त्रिक नियम में प्रथम और तृतीय सदस्यों में फास्फोरस और एंटीमनी, फास्फोरस और एंटीमनी का दूसरा सदस्य कौन हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, इसे पांचवा कह सकते हैं कि, ठीक है, कि पांचवा हो जाएगा कि लिथियम। डोबिनाइरर के त्रिक नियम में प्रथम और तृतीय शब्द है। प्रथम और तृतीय शब्द, प्रथम में फास्फोरस हो जाएगा, प्रथम में फास्फोरस। ठीक है, और एंटीमनी, फास्फोरस और तीसरा क्या हो जाएगा? एंटीमनी हो जाएगा। ठीक है, एंटीमनी हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाता है? आर्सेनिक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी होता है। ओके, अब आते हैं डोबिनाइरर के तीसरा सदस्य कौन होगा। ठीक है, एक तो हो जाएगा कि जिसमें लिथियम प्रथम हो और सोडियम तृतीय हो। तो लिथियम हो, सोडियम हो और तृतीय पोटेशियम हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम्स होता है। ठीक है, डोबिनाइरर के तीनों तत्व के समूह की पहचान करें, उन्हें क्या नाम दिया गया? तो ट्रायड दिया गया। डोबिनाइरर ने त्रिक तत्वों के समूह की पहचान कर उसे क्या नाम दिया था? तो ट्रायड दिया था, त्रिक। ट्रायड में डोबिनाइरर ट्रायड का कौन सा प्रतिनिधित्व करता है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम्स करता है। ठीक है, डोबिनाइरर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किसका किया था? तो प्लेटिनम का। ठीक है, तो पीटी का। डोबिनाइरर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किसका किया था? तो प्लेटिनम का किया था। डोबिनाइरर के त्रिक सिद्धांत की असफलता का कारण क्या था? तो बहुत कम द्रव्यमान या बहुत अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों पर त्रिक सिद्धांत की सटीक व्याख्या नहीं हो पाती है। डोबिनाइरर के त्रिक सिद्धांत की असफलता का क्या कारण था? कि तो बहुत कम द्रव्यमान या बहुत अधिक द्रव्यमान, बहुत कम द्रव्यमान या बहुत अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों पर त्रिक सिद्धांत की सटीक व्याख्या नहीं हो पाती है। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या है? तो जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है? कि जब तत्वों को उनके उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो उनके आठवें तत्व के गुण पहले गुण के तत्वों के गुणों के समान होता है। पहले तत्व के गुणों के समान होता है। जैसे कि लिथियम में
सात सोडियम, लिथियम और सोडियम। लिथियम 7 है तो इसमें 8 जोड़ देंगे, यानी कि 8वां शब्द जो होता है ना लिथियम जो होता है ना 3 होता है, इसमें 8 जोड़ेंगे 11वां सोडियम हो जाएगा। लिथियम और सोडियम के गुण जो होता है ना समान होते हैं। बेरिलियम का मैग्नीशियम से गुण जो होता है ना 4 और 8 12, मैग्नीशियम 12 पर है, ठीक है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में जो होता है ना सेम गुण होते हैं। तो न्यूलैंड्स के अष्टक का सिद्धांत कहा कि जब तत्वों को उनके बढ़ते क्रम के परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण जो होता है ना समान होता है, पहले तत्व के गुणों के समान होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम। मेंडलीफ के आवर्त का नियम क्या है, ठीक है। तो मेंडलीफ के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने क्या कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। मेंडलीफ का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों को परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक व रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तब ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 63 थी। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तो उस समय टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में खोजा गया नया तत्व क्या था, जर्मेनियम था, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में खोजा गया नया तत्व क्या था, तो जर्मेनियम था, ठीक है। मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिल करके बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो हाइड्रोजन नहीं पा सका था। मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मोसले ने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक व रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के पश्चात प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि आवर्त से संबंधित सही तथ्य। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः घटती है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में देखिए, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। देखिए, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, तो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, घटती है। किसी वर्ग में परिमाणता त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे जाने की ओर, देखिए जब परमाणु की त्रिज्या ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ती है परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में, और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, ठीक है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संबंध में सही तथ्य, ठीक है। किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। किसी वर्ग के परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। किसी वर्ग में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ, देखिए परमाणु भार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। उसके बाद में है कि आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। देखिए, परमाणु भार की वृद्धि होगा तो इलेक्ट्रॉन की बंधुता कम होगी, परमाणु भार बढ़ेगा, परमाणु भार की वृद्धि में इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है तथा परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ आपका विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की कुछ विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाएं से दाएं जाने की देखेंगे। बाएं से दाएं जाने पर जो होता है ना, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धातुई गुण कम होता जाता है जबकि अधातुई गुण बढ़ता है। देखिए, हम बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त सारणी में हम जब बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण जो होता है ना, धात्विक गुण क्या होता है, कम होता है, जबकि अधातुई गुण बढ़ता है। देखिए, धातु से अधातु की तरफ जा रहे हैं तो धातु का गुण जो होता है कम होगा, अधातु का गुण बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, ठीक है। क्रियाशीलता, रसायन की क्रियाशीलता जो होता है ना, बाएं से दाएं जाने पर जो होता है ना, एक तो अधातुई गुण बढ़ता है, धातु की गुण घटता है,
अधातुआई गुण वृद्धि होती है तथा रासायनिक क्रियाशीलता घटता है फिर बाद में बढ़ता है। रासायनिक क्रियाशीलता जो होता है ना बाएं से दाएं जाने पर घटता है फिर बढ़ना चालू होता है। तत्वों की संयोजकता जो होता है ना 1 से बढ़ करके 4 हो जाती है तथा उसके बाद घटते घटते 0 हो जाती है। तत्वों की संयोजकता क्या होगी? तो तत्वों की संयोजकता जो होती है ना 1 से बढ़ करके 4 होती है। 1 से बढ़ करके संयोजकता 4 होगी फिर धीरे धीरे घटते घटते 0 हो जाती है। बाएं से दाएं जाने पर जैसे कि 18वां जो होता है ना वर्ग 0 होता है। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 हो जाती है बढ़ करके। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा 1 से 8 होगा। बाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान जो होता है ना इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर जो होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। तो बाएं से दाएं जाने के इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, संयोजकता 1 से 4 होगा, फिर उसके बाद में घटते घटते 0 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद में आयनन विभव का मान बढ़ेगा। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, आयनन विभव बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। उसके बाद में परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या घटती है बाएं से दाएं जाने पर। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइडों के भास्मिक गुण क्रमशः घटते हैं। ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु आकार या परमाणु की त्रिज्या घटेगी। उसके बाद में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइडों के भास्मिक गुण क्रमशः घटते हैं। तत्वों के क्या हो जाएगा? तत्वों के ऑक्साइडों के भास्मिक गुण भी घटते हैं। ठीक है, अब आते हैं रासायनिक आवर्त सारणी के वर्ग में जो होता है ना ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा। ऊपर से नीचे जाने पर धातुई गुण क्या होता है? वृद्धि होती है, और अधातुई गुण में जो होता है ना क्या होती है? घटती है। ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता क्या होगी? क्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, जबकि अधातु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। जब ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता, जब ऊपर से नीचे जाएंगे धातु में जाएंगे तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, जबकि अधातु के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। ठीक है, उसके बाद में किसी वर्ग में तत्वों की संयोजकता क्या होती है? समान होती है। तत्वों की संयोजकता 1 से 4 होगी और फिर उसके बाद में घट के 0 हो जाती है आपके किस में? तो बाएं से दाएं जाने पर। ऊपर से नीचे जाने पर जो होता है ना वर्ग की संयोजकता सेम रहती है। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होती है। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी कि 1 से 8 हो जाती है बाएं से दाएं जाने पर, लेकिन इसमें एक वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाने पर समान रहता है। ठीक है, किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटता है। विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है, आयन विभव भी घटता है तथा परमाणु का आकार और परमाणु की त्रिज्या का मान ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ओके, तो हमने देखा आवर्त सारणी के बारे में। उसके बाद में हम मेंडलीव और मोसले की आवर्त सारणी के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जो कि इसमें क्या गलतियाँ थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखकर तैयार किया गया था। मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी जो होता है ना तत्वों के भार को बढ़ते क्रम में रख करके बनाया था। वहीं मोसले ने परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में तैयार किया था। इसमें कुल 9 वर्ग थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 9 वर्ग थे, लेकिन मोसले की आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 18 वर्ग थे। इसमें धातु अधातु के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं था। ठीक है, मेंडलीव ने धातु और अधातु के बीच में स्पष्ट जो विभाजन रेखा होता है वो नहीं स्पष्ट किया था, लेकिन मोसले ने धातु और धातु के बीच में स्थान अलग अलग है और इनके बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींची जा सकती है। मेंडलीव में सामान्य तत्व एवं संक्रमण तत्व अलग नहीं प्रदर्शित किए थे। जो सामान्य तत्व है और संक्रमण तत्व है उसको मेंडलीव ने नहीं अलग किया, लेकिन मोसले ने संक्रमण तत्व को अलग अलग प्रदर्शित किया है, तत्व और संक्रमण तत्वों को। मेंडलीव आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के सजावट का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। ठीक है, तत्वों को सजावट का जो आधार है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं है, क्योंकि आवर्त सारणी तैयार करते समय मेंडलीव को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी ही नहीं थी। मेंडलीव को तत्वों को जो होता है ना सजाने के समय में मेंडलीव को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी नहीं थी। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले का है उसमें तत्वों का निर्माण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही किया गया है। ठीक है, किस निष्क्रिय गैस को पहले आवर्त में रखा गया है? तो हीलियम को रखा गया है। ठीक है, हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है निष्क्रिय गैस को। आवधिकता यानी कि पीरियोडिसिटी से क्या तात्पर्य है? पीरियोडिसिटी से क्या, आवधिकता से क्या संबंध है? तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति।
आवधिकता यानी कि पेरियोडिसिटी से क्या तात्पर्य है कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की गुणावर्ती होती है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त से संबंधित है? तृतीय आवर्त से संबंधित है। ठीक है, किस से संबंधित है? तो तृतीय आवर्त से संबंधित है। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद में हो जाएगा सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो आवर्त तृतीय है। हाइड्रोजन व हीलियम को आवर्त सारणी के किस आवर्त में या वर्ग में रखा गया था? हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त में और हीलियम को हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को जो होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम समूह जो होता है ना 1 और 18 है। ठीक है, इसका समूह जो होता है 1 और 18 होगा, लेकिन आवर्त जो होता है ना एक ही आवर्त में रखा गया है। ठीक है, एक ही आवर्त और समूह 1 से 18। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं किनको अलग करती है? धातु और अधातुओं को अलग करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं किसको अलग करती है? धातु और अधातुओं को। लैंथेनाइड और एक्टियोनाइड आवर्ती को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, लैंथेनोइड यानी कि एफ ब्लॉक के तत्वों को एंथोनोइड और एक्टियोनोइड जो एफ ब्लॉक है उसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, लैंथेनोइड की परमाणुक संख्या कितनी होती है? तो लैंथेनोइड की परमाणुक संख्या जो होता है ना 58 से 71 तक होती है। लैंथेनोइड जो होता है ना, लैंथेनोइड की परमाणुक संख्या कितनी होती है? तो 58 से 71 तक। और एक्टियोनाइड का जो होता है ना 90 से 103 तक होता है। एक्टियोनाइड की परमाणुक संख्या जो होता है ना, परमाणुक संख्या है 90 से 103, लैंथेनोइड का 58 से 71 और एक्टियोनाइड का 90 से 103। कैलिफोर्नियम जो होता है ना, कैलिफोर्नियम तत्व किस समूह का सदस्य है? एक्टियोनाइड्स का 98 CF252 तो 98 है, यानी 103 के बीच में जो भी होगा ना, 90 से 103 के बीच में जो होगा कैलिफोर्नियम 98, कैलिफोर्नियम 252, 98 का 252 जो होता है ना, यह एक्टियोनाइड समूह का है। यूरेनियम 235 ये ब्लॉक के तत्व एक्टियोनाइड्स का है। ठीक है, यूरेनियम 235 किस ब्लॉक से संबंधित है? यूरेनियम 235 जो होता है, यूरेनियम जो होता है ना एक्टियोनाइड से होता है। ठीक है, एक्टियोनाइड से होता है। नोबेल गैस को किस समूह में रखा गया? तो नोबेल 18वें समूह में है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन 18वें समूह में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है। इनमें अक्रिय गैसें कहते हैं। इन तत्वों के बाहरी कोष पूर्ण रूप से होते हैं, क्योंकि इसमें बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया? तो क्षारीय धातु जो होता है ना पहले समूह में जो होता है ना आपका क्षारीय धातु है। कौन से एकमात्र अधातु को क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है? तो हाइड्रोजन को। कौन से एकमात्र अधातु को क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया? तो हाइड्रोजन को। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धातु जो होता है ना लिथियम होगा। धातु लिथियम होता है। पहले वर्ग में किस तत्व के परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? तो फ्रांसियम का। ठीक है, पहले वर्ग में किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? तो फ्रांसियम का। पहले वर्ग में कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है ना, समूह जो होता है ना, लिथियम हो जाएगा। तो पहले वर्ग में किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? तो फ्रांसियम का हो जाएगा। करब से फरियाद FR, तो फरियाद का जो होता है ना सबसे अधिक होगा 87। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की क्या समानता है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हेलिना के, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हेलिना के, तो इसके बाह्यतम कोश में जो होता है ना टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तत्वों का दूसरा समूह क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु। प्रथम जो क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु जो होता है ना दूसरा समूह होता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक या एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइडों का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। ये ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ये ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी होता है, बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह जो होता है ना, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइडों का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइडों का सामान्य गुण जो होता है ना बेसिक और एसिडिक होता है, ये उभयधर्मी होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो एस ब्लॉक होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को एस ब्लॉक कहते हैं। इस ब्लॉक में टोटल 14 तत्व शामिल हैं। ठीक है, इस ब्लॉक में टोटल 14 शब्द हैं। हेलिना, ठीक है, हेलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, हेलिना के रब से फरियाद तथा आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, तो रेडियम, तो ये सब जो होते हैं इस ब्लॉक में टोटल 14 तत्व हैं। उसके बाद में पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में 6 वर्ग हैं। पी ब्लॉक में कौन है?
पी ब्लॉक में टोटल छः वर्ग है, 13 से लेकर के 18 तक, 13 से लेकर के 18 तक है। बोरॉन किस ब्लॉक का है? तो पी ब्लॉक का है 13 में। बोरॉन जो होता है ना, बोरॉन जो होता है ना किस ब्लॉक का हो जाएगा? तो बेटा से बोरॉन हो जाएगा, पी ब्लॉक में 13वां है। उसके बाद में एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो तो 2 8 3 है, तो यह किस समूह से है? तो 8 8 2 10 3 13, 13 है तो यह हो जाएगा 13वें समूह का, 13 है तो 13वें समूह का हो जाएगा। ऐसे एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, तो 3 है संयोजकता आपका, तो 3 है तो 13वें समूह का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में किस ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, तो किस ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों का स्थान एस और पी ब्लॉक के मध्य होता है। ठीक है, एस इधर होता है या पी इधर होता है। ठीक है, बीच में डी होता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक जो होता है ना, इसके अंतर्गत 13 से लेकर के 3 से लेकर के 12 वर्ग तत्व शामिल होते हैं। इसे संक्रमणीय तत्व भी कहा जाता है। संक्रमणीय तत्व जो होता है ना आपका 3 से लेकर के 12 के बीच में जो होता है ना डी ब्लॉक होता है, उसे संक्रमणीय तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व वे तत्व जो 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। वे तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, जैसे जिंक, कैडमियम, पारा के अलावा डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो जिंक, कैडमियम और पारा। जिंक हो जाता है Zn, उसके बाद Hg और कैडमियम। जिंक, कैडमियम और पारा को छोड़ करके, जिंक, कैडमियम और पारा को छोड़ करके जो होता है ना सभी संक्रमण तत्व होते हैं जिनके सबसे बाहरी 2 सेल अधूरे होते हैं। संक्रमण तत्व जो होता है ना, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में है 3 से 12 तक, उसमें आपका पारा हो गया, कैडमियम हो गया और जिंक, ये तीनों को छोड़ करके जो होता है ना बाकी सब संक्रमण तत्व है जिसके बाहरी 2 सेलों में अधूरे हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP2 आवर्त सारणी के किस तत्व समूह के अंतर्गत आता है? तो 2 है तो समूह 14 में आएगा। 2 है तो क्या हो जाएगा? समूह 14 में। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना S2P2। ठीक है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में S2P2 जो होता है ना आवर्त सारणी के किस तत्व में आता है? तो 14 में आता है। आवर्त सारणी के 15वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? निकोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निकोजन के नाम से जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 15वें समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो 15वें समूह को निकोजन के रूप से जाना जाता है। ठीक है, निकोजन के समूह से। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में 2 8 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 2 10 और 6 16वें समूह का। ठीक है, 16वें समूह का है। हैलोजन जो होता है ना 17 आवर्त सारणी के 17वें समूह को हैलोजन कहते हैं। इसमें कुल 5 तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटाइन, ये सब हैलोजन तत्व हैं। ठीक है, 17वें में हैलोजन। आवर्त सारणी के 0 ग्रुप जो होता है ना उसे हम समूह 18 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 8 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा? समूह से संबंधित, 2 संबंध से है। 8 2 16, 2 18 और 2 20, यह भी है 20, यानी कि चौथे समूह से संबंधित है। ठीक है, इस समूह किस समूह से संबंधित है? समूह से संबंधित है 16 2 18, 18 और 2 20 है। ठीक है, 2 जो होता है ना ये 2 4 से संबंधित है। उसके बाद में 10 और 6 16, 16वें से है। उसके 8 2 16, 8 इलेक्ट्रॉन है तो इस 18 से हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 से, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 से, समूह 1 से संबंधित है। ठीक है, यूनेस्को ने 1869 में एक प्रकाशित आवर्त सारणी के कितने वर्ष पूर्ण होने पर 2019 को रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो 150 वर्ष। यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी के कितने वर्ष पूर्ण होने पर 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के रूप में मनाने के निर्णय किया था? 150 वर्ष। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की किस क्षमता की माप है? तो इलेक्ट्रॉन के आकर्षित करने की माप है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की किस क्षमता की माप है? तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की माप है। हैलोजन समूह में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला कौन सा तत्व है? तो हैलोजन समूह में जो होता है ना उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है ना ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? घटती है, बाएं से जाने पर बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन हो जाएगा। सबसे ऊपर जो होता है ना क्लोरीन होता है। आवर्त सारणी के समूह के 17वें तत्व क्लोरीन हैलोजन कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन होता है। तो फ्लोरीन ऐसे होता है, तो फ्लोरीन फर्स्ट में होता है, 3 पे होता है, तो क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन हो जाएगा। हैलोजन समूह के उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला कौन सा तत्व है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन का उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। ठीक है,
किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? फ्लोरीन का। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ना सबसे कम होती है किसकी, सॉरी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो किसका होगा? तो फ्लोरीन का होगा। और वहीं ऊपर से नीचे जाने पर सॉरी तो क्लोरीन का जो होता है ना इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? सर्वाधिक होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक क्लोरीन का और फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक। ठीक है। उसके अंदर पहले समूह के निम्नतम विद्युत ऋणात्मकता मूल तत्व कौन है? तो फ्रांसियम है। पहले समूह के निम्नतम विद्युत ऋणात्मकता मूल तत्व कौन है? फ्रांसियम है। ठीक है। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में से किसमें विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन में होती है। ठीक है। आर्सेनिक, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है। तो आर्सेनिक और फास्फोरस के बाद में नाइट्रोजन है, तो इसलिए नाइट्रोजन सबसे ऊपर है। तो ऊपर से विद्युत ऋणात्मकता जो होता है क्या, तो है नीचे जाने पर जो होता है ना विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा। नाइट्रोजन श्रेणी क्या है? उसके बाद में है समूह 14 के किस तत्वों के सर्वाधिक से अधिक विभिन्न रहता है? कार्बन। 14 में कार्बन आ जाएगा 7, 10 7 जो होता है ना कार्बन जो होता है ना 6 पे होता है। ठीक है। 8 10 14 16। कार्बन जो होता है किसमें? 5 पे होता है। कार्बन 5 पे होता है, नहीं कार्बन 5 पे होता है। ठीक है। आगे देखते हैं जो भी हो। किसी समूह के तत्वों के एक समान रासायनिक गुण को क्या कहा जाता था? क्योंकि किसी समूह के तत्वों में एक समान रासायनिक गुण क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के कारण। ठीक है। समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के कारण जो होता है ना समान गुण होते हैं। आवर्त सारणी के किसी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर जो होता है ना क्या होगा? नहीं बढ़ती है तो संयोजकता। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता जो होता है नहीं बढ़ती है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक संयोजकता जाती है और उसके बाद धीरे धीरे कम होकर के 0 हो जाती है। आवर्त सारणी में एल्युमिनियम किसके विकर्णता संबंधित है? एल्युमिनियम किसके विकर्णता संबंधित है? तो बेरिलियम के। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में एल्युमिनियम किसके विकर्णता यानी कि डायगोनिकल संबंधित है? तो बेरिलियम के। एल्युमिनियम बेरिलियम के क्या हो जाएगा? विकर्णता है। विकर्णता संबंध किसे कहते हैं? तो आवर्त 2 के हल्के तत्व लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। आवर्त सारणी जो आवर्त के 2 के हल्के तत्व लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के गुणों में उन तत्वों की समानता प्रदर्शित करते हैं जो आवर्त 3 में उनके विकर्णता सम्मुख हैं। तत्वों की इन समानता को विकर्ण सम्मुख कहते हैं। जो आवर्त 2 में जो हल्के तत्व हैं आपका लिथियम है, बेरिलियम और बोरॉन है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन जो होता है आवर्त 2 में है और आवर्त 3 में जो हैं उसके तत्व आवर्त 3 के जो उनके विकर्णता सम्मुख हैं वो उनकी समानता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो लिथियम का हो जाएगा लिथियम से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो लिथियम का मैग्नीशियम, बेरिलियम का एल्युमिनियम और बोरॉन का सिलिकॉन होता है। ठीक है। ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के जो होता है ना ये सब क्या विकर्णता है? कौन? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। किसी तत्व के आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो केंद्रीय प्रभार पर यानी कि सेंट्रल चार्ज पर निर्भर करता है। किसी तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो केंद्रकीय प्रभार पर। किसी तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो केंद्रकीय प्रभार पर निर्भर करती है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्या? आयनीकरण क्षमता आयनन विभव क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। ठीक है। और बाएं से जाने पर बढ़ता है। तो बाएं से दाएं जा रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है। तो बाएं से दाएं जा रहा है तो आयनन क्षमता जो होता है ना क्रम, तो सबसे पहले जो होता है ना सबसे अधिक जो होता है ना तो आयनीकरण जो होता है ना सबसे बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। तो सबसे कम सोडियम का होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का होगा, एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का होगा। ठीक है। किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16, 17 है। तो इनमें से सर्वाधिक धात्विक मूल तत्व वाली परमाणु संख्या तो सबसे पहले धात्विक जो होगा ना 11वां होगा। ठीक है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किससे अधिक होती है? तो ऑक्सीजन से होती है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो होती है ना किससे जो अधिक होती है? तो ऑक्सीजन से अधिक होती है। ऑक्सीजन से अधिक होती है आयनीकरण क्षमता। ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किस कारण ऑक्सीजन से तुलना में अधिक होती है? तो आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता के कारण के कारण किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता परमाणु के आकार के कारण प्रभावित होती है। ठीक है। तो किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता परमाणु आकार के कारण प्रभावित होती है। ठीक है।
चौथे आवर्त में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? ठीक है, तो चौथे आवर्त में जो होता है ना पोटेशियम हो जाएगा। चौथे आवर्त में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो पोटेशियम की। किसकी होती है? पोटेशियम की। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या किससे अधिक होती है? तो सोडियम से। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या किससे अधिक होती? तो सोडियम से होती है। सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। पोटेशियम त्रिज्या सबसे, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या किससे किससे अधिक होती है? तो सोडियम से होती है। सोडियम के बाद में पोटेशियम होता है। ठीक है, अंतिम सोडियम में होता है, पोटेशियम ही होता है। उसके बाद में जिरकोनियम। जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जिरकोनियम 40 पे होता है। जिरकोनियम कितना होता है? 40 पे होता है। 40 91 40 दूना 80, यानी कि 91.2 होता है। जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 40 होता है। ठीक है, 40 91.2 होता है, 91.2 होता है। ओस्मियम, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में सल्फर और सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकार का सही था। सबसे ज़्यादा परमाणु आकार जो होता है, परमाणु आकार 22 में घटता है तो ऑक्सीजन का होगा, सेलेनियम का होगा, सल्फर का, सेलेनियम का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आकार किसका होता है? सेलेनियम का हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु आकार क्या होता है? उससे टेपो, तो अच्छा उससे टेपो नीचे जा रहा है तो सबसे छोटा ऑक्सीजन का, उसके बाद में सल्फर का, उसके बाद में सेलेनियम का होता है। ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन है? सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन कितनी होती है? तो सिलिकॉन। पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन है? तो सिलिकॉन होता है। इसकी खोज 1824 में बर्जिलियस ने किया था। किसने किया था? तो इसकी खोज 1824 में बर्जिलियस ने किया था। रेत, संगमरमर, हीरा और शक्कर में से कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा। हीरा क्या है? एक मूल तत्व होता है, कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप है। कार्बन का क्रिस्टलीय, हीरा क्या है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय और रूप है। ठीक है, सोना और चांदी के प्रतीक क्या हैं? तो सोना और चांदी के प्रतीक में जो होता है ना, तो सोना का हो जाएगा ऑरम होता है, एयू होता है, सोना का एयू होता है, और एजी जो होता है ना चांदी का होता है। एजी किसका होता है? चांदी का होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य। ठीक है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, पृथ्वी पर सर्वाधिक 46% पाया जाता है। ठीक है, 27% सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। ठीक है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन है? तो एल्युमिनियम है। धातु तत्व कितने? एल्युमिनियम 8% पाया जाता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन होगा, और वहीं धातु तत्व कहेगा तो एल्युमिनियम होता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन होगा, और वहीं भारी तत्व कहेगा तो ओस्मियम होता है। भारी तत्व कहेगा तो ओस्मियम। उसके बाद सबसे हल्का धातु तत्व कहेगा तो लिथियम, और द्रव धातु तत्व कौन होता है? तो द्रव आपका पारा होता है। द्रव धातु पद द्रव अधातु तत्व होगा तो ब्रोमीन। पारा धातु तत्व, और द्रव धातु तत्व द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। कौन है? ग्रेफाइट है। उसके बाद सबसे अधिक आघात वर्तनीय कौन है? तो सोना और तन्य होता है। सबसे अधिक मैलिएबल और डक्टाइल कौन होता है? सोना होता है। ठीक है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सीजियम है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सर्वाधिक क्रिया में सीजियम होता है। सीजियम क्या होता है? सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, सीजियम क्या होता है? तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, उसके बाद में सर्वाधिक क्रियाशील अधातु, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कहेगा तो हो जाएगा सीजियम। सर्वाधिक क्रियाशील अधातु, तो अधातु में फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो अधातु में क्या हो जाएगा? सर्वाधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन, धातु आपका सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व तो कौन हो जाता है? हीलियम हो जाएगा। सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव क्या होता है? बढ़ता है। तो सबसे अधिक आयनन विभव किसका होगा? हीलियम का होगा। न्यूनतम आयनन विभव किसका होगा? तो आपका विभव वाला तत्व का रहा है। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम होता है। ठीक है, तो न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन होता है? तो सीजियम होता है। ठीक है, सीजियम होता है, सबसे लास्ट में सीजियम होगा। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन होता है? सीजियम होता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति करने वाला तत्व, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसमें होती है? तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है तो क्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन, और सर्वाधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो फ्लोरीन। देखिए, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता
सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके बाद होता है? क्लोरीन के तरफ होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है फ्लोरीन के। और सर्वाधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन, और सर्वाधिक क्रियाशील धातु सीजियम। ठीक है, और सीजियम में जो इसमें ही निम्नतम आयनन विभव होता है। ठीक है, उसके बाद में है कि सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है? तो फ्लोरीन होता है। सर्वाधिक जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक तत्व फ्लोरीन। सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला तत्व वर्ग होता है शून्य वर्ग, यानी कि 18वां समूह। ठीक है, सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला जो वर्ग होता है शून्य वर्ग होता है। एक परमाणिक तत्व होता है अक्रिय गैस। ठीक है, एक परमाणिक तत्व होता है अक्रिय गैस होता है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला है सोडियम। ठीक है, आज यहीं तक।